जय हिंद। वेलकम टू द शाही क्लासरूम। मैं मनीष सेवटा। आज हम DT07 पेपर 2 डिस्कस कर रहे हैं। पेपर में कुछ सवाल लैंग्वेज के हिसाब से बहुत टफ थे और कुछ कॉम्प्रिहेंशन थे जिनकी लैंग्वेज बहुत टफ थी। बाकी बाकी सवाल स्टैंडर्ड थे आपके पास में, आप उन्हें कर सकते थे। आइए अपने वन बाय वन सभी सवालों को देखते हैं। सबसे पहला सवाल आपके पास में ऐसे है कि यहाँ पे एक मिरर है और प्लेन मिरर है। ऐसे एक प्लेन मिरर को आपने रखा हुआ है और दूसरा प्लेन मिरर कुछ ऐसे है आपके पास में, ठीक है। आपको बोला गया व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ इमेज 1 और मिरर विद रिस्पेक्ट टू मिरर। इसमें जो इमेज बन रही है, ये मान लो ये ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा है वेलोसिटी v से, तो इसकी इमेज भी इधर जा रही होगी ऐसे वेलोसिटी v से, और इसके रिस्पेक्ट में ये कैसा जा रहा होगा। ये मिरर ऐसे बना लेता हूँ मैं, तो ये आएगा थीटा, तो इधर वेलोसिटी कितनी आ रही होगी v cos थीटा, और ये वेलोसिटी कितनी आ रही होगी आपके पास में v sin थीटा। इसका मतलब क्या हुआ कि इस वाले मिरर में कैसी इमेज बनेगी, इधर बनेगी v sin थीटा और उधर बनेगी आपके पास में v cos थीटा। अब ये बोल रहे हैं इस वाली इमेज की वेलोसिटी रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी कितनी है, वो ये पूछना चाह रहा है। तो आपने इधर बना दिया सर जी, इधर है v cos थीटा, इधर आपके पास में है v sin थीटा, और इसके रिस्पेक्ट में देखें तो इसकी वेलोसिटी उल्टा करके आपने यहाँ पे v ऐड कर दी। क्लियर? अच्छा, अगर आपने इसको ऐसे ऐड कर दिया तो ये वर्टिकल से कितना एंगल बना रहा है ये थोड़ा देख सकते हैं कि आपने, ये आपके पास में थीटा था 90 था, तो यार एंगल कितना आएगा 90 माइनस थीटा आ जाएगा आपके पास में ना। ये इसके परपेंडिकुलर है, तो ये वाला थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा, सॉरी दिस इज 90, तो वाला एंगल 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो ये वाला एंगल आपके पास में कितना बन गया 90 माइनस थीटा। वेलोसिटीज के अगर हम कंपोनेंट तोड़ के देखें तो एक वेलोसिटी इधर बन जाएगा आपके पास में, दिस इज v cos 90 माइनस थीटा, तो इसका एक कंपोनेंट इधर बन जाएगा, दिस इज v sin थीटा, और एक कंपोनेंट इधर बन जाएगा v sin 90 माइनस, दिस इज v cos थीटा। तो ये तो आपस में कैंसिल आउट होगा, इधर कितना बचेगा 2v sin थीटा। तो आप क्या बोलेंगे, जो आंसर आएगा आपके पास में दैट विल बी 2v sin थीटा। तो आपके पास में सेकंड ऑप्शन यहाँ पे मैच कर जाता है। क्लियर? अब आइए थोड़ा और आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो आपके पास में है वो थर्मोडायनेमिक्स का सवाल है आपके पास। सवाल बोल रहे ए सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट Q will warm 1 gram of material by 3 degrees Celsius and 1 gram material by 4 degrees Celsius. Initially, A is having temperature double of that of B. आपके पास में यहाँ पे ऐसे एक मटेरियल A मान लो कुछ ना, ये कुछ मटेरियल A है, इसको आपने कुछ Q हीट आपने दिया और इसका 1 ग्राम मटेरियल मान लो, इसका टेम्परेचर कितना चेंज आता है आपके पास में डेल्टा थीटा इज 3 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे एक बी मटेरियल है, इसका मास भी 1 ग्राम है आपके पास में, और इसको भी आपने क्यू हीट दिया, तो यहाँ पे जिसमें चेंज इन टेम्परेचर आता है वो कितना आता है 4 डिग्री सेल्सियस, ऐसा कुछ इसमें बोला है। इनिशियली ए इज हैविंग टेम्परेचर डबल ऑफ बी, तो इसका टेम्परेचर इनिशियली कुछ T था आपके पास में, तो इसका टेम्परेचर कितना था 2T। स्पेसिफिक हीट के बारे में आपसे बात की गई है। स्पेसिफिक हीट किसकी, स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला था Q इज इक्वल टू ms डेल्टा थीटा। देखिए मास आपके पास में दोनों में सेम है, तो मास पे डिपेंड नहीं कि Q भी सेम है आपके पास में, तो स्पेसिफिक हीट किसके प्रोपोर्शनल है 1 बाय डेल्टा थीटा के। जिसका टेम्परेचर ज़्यादा बड़ा है उसकी स्पेसिफिक हीट कम होगी आपके पास। तो आप क्या बोलेंगे भाई, जिसका टेम्परेचर ज़्यादा बड़ा है आपके पास उसकी स्पेसिफिक हीट कम होगी आपके पास। क्वेश्चन बन गया। अब देखिए इसमें ज़्यादा चेंज हो रहा है टेम्परेचर के वजह से इसकी स्पेसिफिक हीट कम है, तो बी की स्पेसिफिक हीट कम होगी एज कम्पेयर टू ए। तो ये आपके पास में आंसर हो गया, स्पेसिफिक हीट ऑफ ए इज ग्रेटर देन स्पेसिफिक हीट ऑफ बी। क्लियर? नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास में आपको बोला गया कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, और जो इमेज की जो डिस्टेंस है आपके पास में वो आई पीस से 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस, तो यू आपके पास में जो है 25 सेंटीमीटर। क्लियर? फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकल लेंथ गिवन है आपको, वो कितना गिवन है 1 सेंटीमीटर। मैग्निफिकेशन गिवन है आपको 100, और लेंथ ऑफ जो लेंथ गिवन है वो लेंथ आपको 20 सेंटीमीटर गिवन है। आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है कि फोकल लेंथ ऑफ आई पीस कितना होगा। देखिए सिंपल फॉर्मूला बेस्ड सवाल है, आप कंपाउंड माइक्रोस्कोप का फॉर्मूला यूज करिए, आपको सीधा सीधा जवाब मिल जाएगा। तो इसमें तो अगर आपको ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से फॉर्मूले याद है तो आपको इसमें समस्या नहीं आएगी। तो इसका जो आंसर सोल्व करने पहले आंसर इज 5 सेंटीमीटर, तो ईजी है, इसका फॉर्मूला बेस है, आप फॉर्मूला इसको सोल्व कर सकते हैं। अब आइए अपने आगे चलते हैं।
नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया कि व्हेन ए पॉइंट सोर्स इज इनसाइड ए डेप्थ ऑफ h इन द वाटर द फ्रैक्शन ऑफ लाइट कमिंग आउट इज a। ठीक है, देखिए अगर आप इसको यहाँ पे किसी भी चीज को h हाइट नीचे यहाँ पे ऑब्जेक्ट को आपने रखा है तो क्या होगा, जहां तक TIR नहीं हो रहा वहां तक तो चली जाएगी रेज, उसके आगे वाली रेज आपके पास में जा नहीं पाएगी ना, यहाँ पे ऐसे करके ये वाला एंगल जो है थीटा से, ठीक है, तो ये सब तो अपनी चली जाएगी और उससे आगे वाली नहीं जा पाएगी क्योंकि इसके बाद में TIR होना शुरू हो जाएगा ना। तो हम क्या बोलेंगे कि ये वाला एंगल थीटा सी है तो ये वाला एंगल थीटा सी है, तो हमारा टोटल पावर P नॉट थी, तो P नॉट डिवाइड बाय 4 पाई पर यूनिट सॉलिड एंगल इतनी पावर जा रही है आपके पास में, और आपके पास कितना एंगल है 1 माइनस कोस थीटा सी, तो ये जो आपके पास में है A क्या है, इसका फ्रैक्शन डिवाइड बाय P हो जाएगा। फिर ये बोल रहा है कि अगर यही है आपके पास में 2h डेप्थ नीचे लेके चले जाते हैं, 2h डेप्थ नीचे मतलब यहाँ पे कुछ आया था 2h पे, तो अगर ये 2h नीचे आ जाता तब भी आप सोच के देखिए जो वाली थीटा सी से निकल रही होगी वो निकल जाएगी, इसकी इधर वाली आपके पास में निकल सकती नहीं है। तो अगेन यहाँ पे भी अगर आप देख रहे होंगे जो B की वैल्यू आ रही होगी तो P नोट डिवाइड बाय 4 पाई ब्रैकेट में 2 पाई ब्रैकेट में 1 माइनस कोस थीटा डिवाइड बाय P नोट, बिकॉज फ्रैक्शन चाहिए, तो ये वाली वैल्यू जो सेम है आपके पास में, तो आप बोलेंगे A और B की वैल्यू यहाँ पे सेम आएगी आपके पास, इस वजह से ऑप्शन बी आपका यहाँ पे मैच कर जाता है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है कि एन ऑब्जेक्ट इज प्रेजेंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। यहाँ पे आप ऐसे कॉनकेव मिरर बना देते हैं, इसकी जो फोकल लेंथ आपके पास है वो कितना है 15 सेंटीमीटर है, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट इज एडिशन 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, यहाँ पे ऑब्जेक्ट को आपने रखा कितनी दूरी पे रखा, यहाँ से 20 सेंटीमीटर की दूरी पे आपने रखा। द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज 5 सेंटीमीटर पर सेकंड, जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है वो कितनी है 5 सेंटीमीटर पर सेकंड टुवर्ड द मिरर, एंड द वेलोसिटी ऑफ मिरर इज, इसकी जो वेलोसिटी है इधर वो कितनी आपके पास में 5 सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक है। तो क्या पूछे वेलोसिटी ऑफ इमेज कितना आएगा, तो हम सबसे पहले देखते हैं कि इस वाले कोरस्पॉन्डिंग पोजीशन कोरस्पॉन्डिंग v कितना था, तो 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f लिखा आपने, तो 1/v की वैल्यू निकाल दी, u की वैल्यू कितनी है -1/20 और f की वैल्यू कितनी है -1/15, तो 1/v की वैल्यू कितनी 1/20 -1/15, ठीक है। तो ये वैल्यू 60 आ गई आपके पास, 3 -4, तो v की वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास -60 सेंटीमीटर। तो इसकी जो इमेज आपके पास से बन रही है वो कुछ यहाँ पे बन रही है -60 पे, जो इमेज है यहाँ से कुछ -60 पे। तो अब हम क्या करेंगे, जो ml आपके पास में आता है, मतलब वेलोसिटी ऑफ इमेज आएगा कितना आपके पास में ml मल्टीप्लाई वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट किसके रिस्पेक्ट में, मिरर के रिस्पेक्ट में। तो ml की वैल्यू हम निकालते हैं, तो ml कितना आता है -(mt²), तो -v/u की वैल्यू कितनी है 60/20, दिस इज -9, तो आप 9 इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए तो इमेज की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू मिरर मिल जाएगी, दोनों चीजें विद रिस्पेक्ट टू मिरर है। तो 9 अगर आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसके ऊपर बैठ के देखिए, इसके ऊपर बैठ के देखिए इसकी वेलोसिटी कितनी दिखाई देगी 5 इधर और जुड़ेगी, टोटल 10 दिखाई देगी इसकी वेलोसिटी। तो इमेज की वेलोसिटी इस बंदे को जो दिखाई दे रही है वो इस तरफ दिखाई दे रही है, कितना 90 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और अगर आप ग्राउंड फ्रेम में बोलेंगे तो इससे नीचे उतरेगा, तो ये वेलोसिटी भी इसमें ऐड कर देगा, तो आंसर कितना आ जाएगा आपके पास में 95 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है, ये जो 90 आ रही है इसके रिस्पेक्ट में आ रही है, अगर आप इससे नीचे उतरेंगे तो इसके वेलोसिटी सेम के सेम ऐड करना पड़ेगा, 95 आ जाएगा फिर आपके पास में। तो सेकंड ऑप्शन फिर यहाँ पे मैच हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया ए लार्ज नंबर ऑफ वाटर ड्रॉप्स ईच ऑफ रेडियस आर कंबाइंड टू फॉर्म ए ड्रॉप ऑफ रेडियस कैपिटल आर। सरफेस टेंशन T गिवन है, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट J गिवन है, तो एनर्जी पर वॉल्यूम में कितना चेंज आएगा वो आपसे पूछा गया है। देखिए पहले छोटी ड्रॉप थी आपके पास में कुछ R रेडियस की, और ये बहुत सारी ड्रॉप्स मिलकर एक बड़ी कोई ड्रॉप बनाती है, और ये कितना आ रहा है इसकी रेडियस कुछ आपके पास में ये आ रहा है, ठीक है। तो इसमें अगर आप देखिए इसमें एनर्जी कितनी आएगी आपके पास में T मल्टीप्लाई 4πr², मतलब ये एनर्जी है, तो एनर्जी पर वॉल्यूम को क्या करूँ 4/3πr³। सिमिलरली इसमें अगर मैं निकालूंगा तो लिखा जाएगा T मल्टीप्लाई 4πr² डिवाइड बाय
4/3 पाई आर क्यूब। ठीक, कुछ ऐसा सेटअप आपके पास बनेगा। तो इसमें एक्सप्रेशन में आ कितना रहा है, ये तो सब साफ हो गया, 4 पाई यहाँ पे साफ हो गया, दिस बिकम 3t बाय स्मॉल आर, और इधर आपके पास से बन रहा है 3t बाय कैपिटल आर। ठीक है, जो एनर्जी का डिफरेंस है आपके पास में कितना आ जाएगा, 3t 1/r माइनस 1 बाय कैपिटल आर। ठीक है, ये आपके पास में एनर्जी का आया, एनर्जी फ्लूइड वॉल्यूम का। अब इसमें मैकेनिकल इक्विवेलेंट जो है हीट का वो J है, तो हम उसको डिवाइड बाय J कर देंगे क्योंकि हमें उसी की फॉर्म में एनर्जी को चाहिए। तो आपके पास में यहाँ पे डी ऑप्शन जो है वो यहाँ पे मैच कर जाता है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है कि एक बीकर है और जो वॉल्यूम कैपेसिटी है उसकी वो है, a Becquerel beaker has volume capacity of 500 cc सेंटीमीटर क्यूब cc कितने पे, 30 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, when it is partially filled with Vm, ओके, मतलब इसकी पूरे की कैपेसिटी कुछ है, इसमें से हमने कुछ एक पार्ट हमने यहाँ पे फिल किया है, उसका नाम है Vm। ठीक है, at 30 डिग्री सेल्सियस it is found that the unfilled volume of the beaker remained constant as the temperature is varied। अब आप देखिए क्या होगा कि इनिशियली जो आपके पास में वॉल्यूम, कंटेनर का वॉल्यूम मान लो कुछ V0 है, तो आप क्या बोलेंगे, V0 इनिशियल था और ये आपके पास में रिमेनिंग कंटेनर हो गया, ये आपके पास बचा हुआ ना रिमेनिंग स्पेस। अब अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो ये बन जाएगा V0 ब्रैकेट में 1 प्लस गामा ऑफ कंटेनर, गामा ऑफ बीकर बोल देता हूँ ना मैं, गामा ऑफ बीकर मल्टीप्लाई डेल्टा टी माइनस, और मरकरी का कितना हो जाएगा, Vm 1 माइनस गामा ऑफ 1 प्लस गामा ऑफ मरकरी मल्टीप्लाई डेल्टा टी। ये क्या रहना चाहिए आपके पास में, उसके बराबर जैसे V0 माइनस V। तो यहां से आप देखें तो क्या बनेगा, इसी बिकम V0 गामा B डेल्टा टी माइनस Vm गामा M डेल्टा टी, दैट शुड बी इक्वल टू 0। ठीक, डेल्टा टी को आप यहाँ पे काट दो, तो कुछ ऐसा रिलेशन होना चाहिए कि ये V0 और गामा ऑफ बीकर किसके बराबर आ जाए, Vm और गामा ऑफ मरकरी, तब जाके आपके पास में ये वाली बात सही बैठ सकती है। आपको वॉल्यूम्स गिवन है, ये वाली वैल्यू 500 गिवन है, गामा ऑफ बीकर गिवन है 6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁶, Vm आपको गिवन है सवाल में, इसको Vm ही लिखना है, और गामा ऑफ मरकरी सवाल में गिवन है आपको 1.5 मल्टीप्लाई 10⁻⁴। आप सोल्व कर लीजिए, जहाँ पे जो Vm आता है आपके पास में 20 cc आ जाएगा। क्लियर, ऐसा मॉड्यूल में भी 100 एग्जाम्पल में सवाल से रहते हैं। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। अब आइए अपने आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है कि होलो स्फीयर है, उसका मास m है, रेडियस r है, और उसको एक होलो कोन के अंदर रखा गया। तो यहाँ पे ऐसे एक होलो कोन आप बना लीजिए, ठीक है, और इसमें ऐसे कुछ स्फीयर को रखा गया है, ऐसे स्फीयर को रखा गया ना। इसका मास कितना है आपके पास से, मास m है, रेडियस कुछ r है, और ये होलो कोन है आपके पास में, इसका मास कितना है m और रेडियस कितनी है आपके पास में 3r, और ये जो एंगल है आपके पास में, ये वाला एंगल कितना है 30 डिग्री सेल्सियस। आपको पूरा टेम्परेचर बढ़ाया जा रहा है, तो बताइए कितना फर्क पड़ेगा। तो देखिए कैसे करेंगे हम, ये वाला ऐसे एंगल 90 डिग्री बन गया आपके पास में, तो ये डिस्टेंस कितनी बन गई, ये वाला एंगल कितना बन गया 60 डिग्री, ठीक है। अब अगर आप इस वाले डिस्टेंस को निकालना चाहते, इसको आप h बोल दीजिए, ये डिस्टेंस कितनी है h, तो आप h को क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे h cos 30 h cos 60 इज इक्वल टू r है। तो h की वैल्यू कितनी आई, cos 60 की वैल्यू 1/2 आ गई, तो h की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में 2r आ गई h की वैल्यू, ठीक है। h की वैल्यू सवाल में आ जाएगी आपके पास में 2r। अब इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी कितनी, इसकी पोटेंशियल एनर्जी अगर हम लिखें, किसकी पोटेंशियल एनर्जी पूछ रहा है, अब सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी पूछ रहा है। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है, इसका सेंटर ऑफ मास कितनी दूरी पे 2r पे, दैट इज mg मल्टीप्लाई 2r। एक तो ये लिखा गया आपके पास में। कोन का जो सेंटर ऑफ मास होता है वो ऊपर से आपके पास में h/3 आता है, ऊपर से आपके पास में h/3 आता है।
तो नीचे से कितना आएगा 2h/3, तो आप क्या लिखेंगे एम जी मल्टीप्लाई 2h/3। क्लियर। एच की वैल्यू सवाल में गिवन है, सवाल में गिवन एच की वैल्यू नहीं गिवन तो हम निकाल लेते हैं। इसकी रेडियस गिवन है आपको, ये वाली डिस्टेंस कितनी है आपके पास में 2r, और ये वाला एंगल कितना है, दिस एंगल इज 30 डिग्री, तो आप क्या लिखेंगे tan 30 इज इक्वल टू 2r डिवाइड बाई ये वाली लेंथ, इसको कुछ y बोल दो, तो y की वैल्यू कितनी है कि 2r√3, 2r√3, इसको h बोल देते हैं, h लिखा है ना हमने, इसको h बोल देते हैं, ये h की वैल्यू यहाँ पे आ गई। अब डेल्टा यू क्या लिखेंगे, देखिए mg तो कॉमन आ गया आपके पास में, तो ये बन जाएगा 2r अल्फा डेल्टा थीटा, और ये कितना बन जाएगा 2h/3 अल्फा डेल्टा थीटा। अब वैल्यूज पुट कर दीजिए, आपको चेंज पोटेंशियल मिल जाएगी। तो सवाल सिंपल था, हाँ, बट कैलकुलेटिव जरूर था, थोड़ी कैलकुलेशन इसमें थी। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है आपके पास में, 2 kg आइस है, कितने पे, -20 डिग्री सेल्सियस पे। इसको आप मिक्स कर रहे हैं 5 kg वाटर से, कितने डिग्री पे आपके पास में, ये पानी कितने पे है 20 डिग्री सेल्सियस पे। तो मिक्स करेंगे तो क्या होगा, देखिए सबसे पहले आप इनको कॉमन जगह पे ले आइए, 0 डिग्री वाटर पे ले आइए, तो ये कितना बनेगा 2 kg आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस, तो कितना आएगा m, s की वैल्यू हाफ और 1.5 कितने 20, तो कितना आ गया ये आपके पास में, दिस इज बिकम 20 किलो कैलोरी। सही, तो ये बन गया 20 किलो कैलोरी। फिर इसको अगर हम कन्वर्ट करेंगे 2 kg वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, तो हम क्या लिखेंगे 2000 मल्टीप्लाई 80, तो आप कैसे कितना 160 किलो कैलोरी। तो टोटल जो हीट आपको मिली, ये इसने ली है ना, ये यूज किया है इसने, तो टोटल कितनी -180 किलो कैलोरी। इसको अगर मैं कन्वर्ट करूं पानी में तो कितना बनेगा, 5 kg वाटर बन जाएगा डायरेक्टली 0 डिग्री सेल्सियस, कितना आएगा आपके पास में m, s और डेल्टा वैल्यू कितनी 20, तो आपके पास में कितना बन गया 100 किलो कैलोरी। ठीक है, और ये वाली हीट आपको मिली है तो ये वाली प्लस है। नेट सिस्टम में बचा कितना 7 kg वाटर बचा, 7 kg वाटर बचा 0 डिग्री सेल्सियस पे, और इतनी हीट इसने ली है और इतनी इसको एब्जॉर्ब किया, तो एक्स्ट्रा कितना बचा, माइनस इससे 80 किलो लेनी पड़ेगी, 80 किलो कैलोरी लेनी पड़ेगी। तो मैंने क्या लिखा 80,000 इज इक्वल टू m, कितना मास कन्वर्ट हो पाएगा देखता हूँ, m मल्टीप्लाई 80, तो आपने इसको किया, इसका मतलब 1000, मतलब 1 kg पानी बर्फ में कन्वर्ट हो पाएगा इसकी वजह से। टोटल 7 था, उसमें से 1 kg कन्वर्ट हो जाएगा, तो बचेगा कितना 6 kg, तो आप बोलते 6 kg इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। ठीक सवाल है, अच्छा सवाल है। आपको बोला गया एक ओपेक स्फीयर है, उसकी रेडियस कुछ a है, उसको इमर्ज इन ट्रांसपेरेंट लिक्विड शो इन द फिगर। यहाँ पे आपने इसका ऐसे लिक्विड में ऐसे डिप कर रखा है ऐसे, ठीक है, और एक पॉइंट सोर्स को पर्टिकुलर डायमीटर से a/2 पॉइंट यहाँ पे ऐसे ऊपर रखा हुआ है a/2 में। One ray originating from the point source after refraction from the air liquid surface forms a tangent on the sphere. The angle of refraction of the particular ray is 30 degree Celsius. मतलब यहाँ पे ऐसे कोई टेंजेंट बनाती है ऐसे एक रे, ऐसे ये वाला, ठीक है। तो ये वाला जो एंगल है आपके पास में, ये वाला एंगल कितना है 30 डिग्री, और ये वाला जो आपके पास में कुछ ऐसे एंगल होगा, ये वाला एंगल कुछ आई हो जाएगा। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड आपके पास में 8/रूट अल्फा है, तो रूट अल्फा की वैल्यू हमें निकालनी है। तो ये वाली डिस्टेंस कितनी आ गई a/2, और ये वाली अगर आप देखेंगे यहाँ पे ये डिस्टेंस, ये आपके पास में कुछ a है। तो अगर ये वाली, मतलब अगर इसमें करना क्या है आपको, बस यहाँ पे हम ज्योमेट्री से हम क्या देख पाए कि ये वाला एंगल हमारे पास में कितना है, इसको अगर हम ढूंढ लेंगे तो हमारा काम बन जाएगा। ये वाला एंगल जितना होगा उतना वो ही आपके पास में आई होगा। निकाल सकते हैं, स्नेल से निकालेंगे, साइन आई की वैल्यू आती है आपके पास में 2/√7, ठीक है, 2/√7 वैल्यू आती है। फिर अगर आपके शेष हुआ है, यहाँ पे क्या बनेगा sin 30 मल्टीप्लाई म्यू इज इक्वल टू साइन आई। तो sin 30 की वैल्यू 1/2 है, म्यू की वैल्यू निकालनी है, ये वैल्यू बन गई √2/√7, ठीक है। तो म्यू की वैल्यू कितनी बन जाएगी आपके पास से 4/√7, आपके पास में म्यू आ गया 4/√7।
अब इसको सवाल है बोला कि इसको किसके बराबर रखा गया है 8/√α। तो ये आपके पास में 2 आ गया, तो दोनों तरफ स्क्वायर उठा दिया तो कितना बन जाएगा ये 28। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 28। ठीक। फिर अगर आप क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रहा है कि वन नाइट ए पर्सन ऑफ हाइट 1.5 मीटर स्टैंडिंग ऑन द बैंक ऑफ ए स्ट्रेट कैनाल। यहाँ पे ऐसे स्ट्रेट कैनाल बना लो, यहाँ पे ऐसे एक आदमी खड़ा है और इस आदमी की हाइट कितनी है आपके पास में 1.8 मीटर। इसमें ज्योमेट्री का टफ है ये सब, फिजिकल टफ नहीं है, ज्योमेट्री से टफ है ये सब। देयर इज नो विंड एंड नो रिपल ऑन द अपोजिट बैंक ए लैंप इज इंस्टॉल्ड। यहाँ पे ऐसे कोई लैंप मान लो, ऐसे कोई लैंप लगा हुआ आपके पास में कितने का 4.4 मीटर का। On the light emitted from the lamp appear as a bright spot after reflection from the water surface. When the person start walking along the bank, the spot appear him to move with a velocity u naught relative to the ground. तो speed of person क्या होगा? देखिए ऐसा सेम सवाल आपके पास में मॉड्यूल के अंदर थ्योरी में किया हुआ है। मॉड्यूल की थ्योरी आप खोल के देखिए, उसमें सेम डिटो सवाल मिलेगा। ज्योमेट्री में हो कि है क्या रहा है भाई, ऐसे करके आपके पास में ऐसे जा रहा है, जैसे से ये पॉइंट आगे मूव करेगा तो ये वाली जो सेपरेशन होगा, जैसे यहाँ पे लैंप लगा हुआ है, आप ऐसे आगे की तरफ आ रहे हैं तो वो कुछ ऐसे करके ऐसा बनना शुरू हो जाएगा। तो इसकी ज्योमेट्री थोड़ी सी गंदी है, आप इस थोड़ी एग्जाम्पल में आप उसको चेक कर लीजिए तो आपको मिल जाएगा। तो इसका जो आंसर आपके पास में आता है वो आता है आपके पास इट इज 4u0 डिवाइड बाई 3। तो 4u/3 को अगर हम n+1 डिवाइड बाय n मिनट के बराबर करें तो n की वैल्यू आपके पास में 3 आ जाती है। क्लियर? नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपके पास में एक पैराग्राफ का सवाल है और सवाल में लैंग्वेज अपने आप में काफी टफ है। उसमें क्या लिखा हुआ है, उसने बोला जो रेजिस्टेंस का एक्सप्रेशन है r = r0 e⁻⁴ c ब्रैकेट में 1/t - 1/t0, ऐसा एक्सप्रेशन उसने बोला है। ठीक है, और जो r0 की वैल्यू सवाल में गिवन है, r0 की वैल्यू कितनी है 120 हो, t0 की वैल्यू सवाल में गिवन है 25 डिग्री सेल्सियस और c की वैल्यू गिवन है c = 3 × 10⁻³ की। ओके, इसमें बोला दिस फार्मूला लूजेस वैलिडिटी एट टेम्परेचर ऑफ 150 डिग्री व्हेन द स्टार्ट मेल्ट। 150 डिग्री सेल्सियस मेल्ट हो जाता है तो वो सारा कहानी खत्म हो जाती है। अब इसने बोला था पावर का जो एक्सप्रेशन है, पावर का एक्सप्रेशन कितना आपके पास में k × t - t0 और k की वैल्यू सवाल में गिवन है 4.5 × 10⁻⁴ वाट/केल्विन। अब आपसे बोला क्या गया था किस टेम्परेचर पे मैक्सिमम पॉसिबल पावर मिलेगी। तो देखो पावर होता क्या, पावर होता है v²/r। पावर क्या था v²/r तो k t - t0। अब अगर आप यहाँ पे इस r की वैल्यू पुट करें तो r का एक्सप्रेशन तो ये है, तो v² का एक्सप्रेशन कितना बना आपके पास, दिस इज बिकम r0 e⁻c 1/t - 1/t0। ठीक है, और मल्टीप्लाई में क्या रह गया k t - t0। तो वोल्टेज का एक्सप्रेशन ये है आपके पास में। हम ये पूछ रहे हैं कि अगर वोल्टेज को आप मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, भाई हम क्या चाहते हैं, वोल्टेज को हम मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, तो अगर आप वोल्टेज को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो हमने बोला सर जी v² को हम मैक्सिमम, हम v को क्या करना चाहते हैं, मैक्सिमम करना चाहते हैं। तो v को मैक्सिमम करना, इसका मतलब क्या है कि जब v² को डिफरेंशिएट करो तो v को करो, तो मैं क्या बोलूँ, ये जो एक्सप्रेशन है इस वाले एक्सप्रेशन को कुछ x नाम दे देता हूँ, तो dx/dt ये वाली वैल्यू क्या आ जानी चाहिए आपके पास में, 0 आ जानी चाहिए। अब अगर आप इसको डिफरेंशिएट करते हो, इसका डिफरेंशिएट गंदा बनेगा, एक्सप्रेशन गंदा है अपने आप में, और जब डिफरेंशिएट करते हैं तो आपके पास में t में एक क्वालिटी इक्वेशन बनती है। सोल्व करते हैं तो टेम्परेचर कितना आता है आपके पास में 336 केल्विन। मतलब ये जो आपको मैक्सिमम वोल्टेज चाहिए ना वो कब मिलेगा, 336 केल्विन पे आपको मिलेगा। तो आपके पास में आंसर क्या सही हो जाएगा, 336 केल्विन। क्लियर? नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 में बोल रहा है कि उस वाले जो टेम्परेचर पे अगर हमें वोल्टेज चाहिए तो वोल्टेज की वैल्यू कितनी आएगी। तो उसमें समस्या नहीं है, v² का एक्सप्रेशन आपके पास में है, दैट इज r0 e⁻c 1/t - 1/t0 और k t - t0, ये वाला एक्सप्रेशन है आपके पास में। अगर आप इस t की वैल्यू उठा के यहाँ पे डाल दें तो वोल्टेज की वैल्यू मिल जाएगी। तो अगेन ये कैलकुलेटिव है, अगर आप एग्जाम में बैठे तो ये सवाल आपको छोड़ के आगे बढ़ जाना चाहिए था। तो ये वैल्यू कितनी थी, 0.81 वोल्ट। क्लियर? कोई समस्या इसमें नहीं। अब आइए अपने आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोल रहा है, द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। जो स्पीड है आपके पास में, स्पीड कितनी है 1 × 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड। द प्रोटॉन हैविंग द सेम स्पीड आर यूज्ड इंस्टेड ऑफ इलेक्ट्रॉन, देन द रिजॉल्विंग पावर कितने फैक्टर से चेंज होगी। देखिए जो रिजॉल्विंग पावर आपके पास में होता है, रिजॉल्विंग पावर वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, लैम्डा के प्रोपोर्शनल होता है, और लैम्डा डी ब्रोगली होता कितना, h/mv।
रेडियोसिटी कितना होता है आपके पास में h/mv। तो आपके पास में वेलोसिटी हम सेम रख रहे हैं, हम सिर्फ किसको बदल रहे हैं, मास को बदल रहे हैं। पहले आपके पास में इलेक्ट्रॉन था और अब आपके पास में कौन है, प्रोटॉन है। तो हम क्या बोलेंगे, जो रिजॉल्विंग पावर आपके पास में आएगा वो किस पे प्रोपोर्शनल आपके पास में m के, तो m के रेशियो में आपके पास में चीजें बदल जाएगी। तो अगर आप इसको सोल्व करते हैं तो फर्स्ट ऑप्शन आपके पास में मैच कर जाता है। क्लियर। रिजॉल्विंग पावर जो आपके पास में है वो लैम्डा पे डिपेंडेंट होती है आपके पास में, दैट इज 1/λ। तो 1/λ, लैम्डा आपके पास में किस पे डिपेंडेंट है, m पे, सॉरी m पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सॉरी m के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपके पास में। तो जितने टाइम्स m होगा उतने टाइम आपके पास में रिजॉल्विंग पावर चेंज हो जाएगी। तो कितने टाइम्स होता है आपके पास, दैट इज 1837। क्लियर। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आपका मैच कर जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोल रहा है, 1 kg ऑफ सब्सटेंस इनिशियल जो सॉलिड था 0 डिग्री पे, उसको हीट सप्लाई करते हैं कांस्टेंट रेट किससे, 2 किलो कैलोरी पर मिनट। द कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन आपको गिवन है, तो टेम्परेचर इस हिसाब से वेरी करता है। स्पेसिफिक हीट ऑफ लिक्विड कितना होगा, देखिए कुछ ऐसा है, पहले यहाँ पे था, फिर ऐसा हुआ, फिर यहाँ पे है और फिर ऐसा। देखिए यहाँ पे अगर सॉलिड था आपके पास में तो यहाँ पे फेज चेंज हो रहा था, तो यहाँ पे क्या होगा आपके पास में, लिक्विड होगा। तो अगर लिक्विड वाले पोर्शन में चाहिए तो आप इसमें क्या लिखेंगे, Q इज इक्वल टू MS डेल्टा थीटा लिखेंगे। तो टेम्परेचर का जो चेंज है आपके पास में, यहाँ पे टेम्परेचर था 20 डिग्री और यहाँ पे टेम्परेचर कितना है, 110 डिग्री। क्लियर। तो टेम्परेचर का चेंज कितना है आपके पास में, M। टेम्परेचर चेंज कितना हो, अभी 90 डिग्री का पास चेंज हो गया, 90 डिग्री सेल्सियस का। और कितने मिनट हीट दी हमने, यहाँ पे टाइम था 10 मिनट और यहाँ पे था 25 मिनट, तो 15 मिनट हीट दी है। तो 15 मिनट अगर आप हीट दे रहे हैं और 1 मिनट में कितनी आ रही है, 2 किलो कैलोरी, 2 किलो कैलोरी, तो इतनी हीट आपने दी है। क्लियर। ठीक है, हमसे अब ये वैल्यू कितनी, 30 किलो कैलोरी। m की वैल्यू कितनी है, 1 kg, तो आपने लिखा 1 kg और s की वैल्यू निकालनी है मल्टीपल 90, तो k ने तो इसको काट दिया आपके पास में, तो s की वैल्यू कितनी है, 1/3 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। क्लियर। तो आपके पास में यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन मैच कर जाता है। क्लियर। फिर हम नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 16 में बोल रहा है कि ए वेसल कंटेन्स 6 kg ऑफ वाटर। ए वेसल कंटेन्स 6 kg ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। इसमें 6 किलो पानी है और टेम्परेचर कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है। ए वेसल कंटेन्स 6 kg ऑफ वाटर। वाटर इक्विवेलेंट ऑफ वेसल जो है आपके पास में, इसका वाटर इक्विवेलेंट कितना है आपके पास में, 2 kg। It is increasing linearly with temperature such that it become 4 kg at 40 डिग्री सेल्सियस। वाटर इक्विवेलेंट जो आपके पास में था ना, वो 100 डिग्री सेल्सियस पे कितना आता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर इक्विवेलेंट कितना हो जाता है आपके पास में, 4 kg हो जाता है। ठीक है। द टेम्परेचर ऑफ सिस्टम इज रेज्ड फ्रॉम 0 डिग्री टू 100 डिग्री। तो Q1 हीट पानी ने कंज्यूम की है और Q2 हीट उसने कंज्यूम की है, तो कितनी वैल्यू आ रही होगी आपके पास में, एक से जरा Q1 देखते हैं। तो Q1 कितना आ रहा होगा, 6 kg था। M S की वैल्यू हमारे पास में कुछ S मान लेते हैं और टेम्परेचर का चेंज कितना है तेरे पास में, 100 डिग्री का, 100 - 0 कितना आ गया, 600 S। ये Q1 आ गया। Q2 क्या लिखूंगा, मास इसके पास में, मास बदलता जा रहा है आपके पास, तो मास पहले 2 था और फिर 2 kg का वेरिएशन है 100 डिग्री, 2/100 मल्टीप्लाई थीटा, ये M और S, तो S का वही रहेगा आपके पास में, और चेंज इन टेम्परेचर कर लो आप d थीटा। इसका अब आप इंटीग्रेशन कर लो। इसको अगर हम इंटीग्रेट करते हैं तो ये वाली वैल्यू जो Q2 आपके पास से बनती है, क्या लिखेंगे Q2 को, दिस इज बिकम 2 थीटा प्लस 2/100 और θ²/2 मल्टीप्लाई S। तो ये 2 ने इसको मार दिया आपके पास में, तो थीटा की वैल्यू 100 आप पुट कर दी जाएगी, 200, थीटा की वैल्यू 100 पुट कर दी और यहाँ पे कितना आ जाएगा 100, तो टोटल कितना बन गया 300s। तो रेशियो अगर आप निकालेंगे तो रेशियो कितना आ जाएगा, Q1/Q2 चाहिए ना, तो Q1/Q2 तो कितना है 600s डिवाइड बाय 300s, तो आंसर कितना आ जाएगा।